पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इसमें भी कुल 15 प्रश्न होंगे। आप लोगों को पहले खुद से आंसर लगाने का प्रयास करना है और अपनी तैयारी के स्तर की जांच करनी है कि आपकी तैयारी का स्तर कहाँ तक पहुँचा है या क्या कमियाँ रह गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कह रहा है सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है किसने बढ़ावा दिया। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी या फिर पेवलव। फटाफट इसका आंसर लगाइए। अगर इसको आपने नहीं भी पढ़ा है तो इसको एलिमिनेशन मेथड से यूज लगा सकते हैं। यहाँ पे जीन पियाजे के बारे में पढ़ा है, इन्होंने नहीं दिया था। वाइगोत्स्की ने भी नहीं दिया था, पेवलव ने भी नहीं दिया था। तो गेस्टाल्ट की सिद्धांतवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसमें जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक होते थे उन्होंने बताया था कि अंतर्दृष्टि यानी जिसको हम लोग सूझबूझ कहते हैं, अपने अंदर की सूझबूझ के द्वारा किसी चीज़ को सीखने का जो उद्देश्य होता है, सिद्धांत होता है, उसको इन लोगों ने, जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, उन लोगों ने दिया था। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में जो है जैसे कि कोहलर थे, कोफ्का थे, लेविन थे, ये सब उसके कुछ गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक में कोहलर थे। ये सब इम्पोर्टेंट नाम है। कोहलर, उसके बाद कोफ्का, लेविन, ये सारे जो मनोवैज्ञानिक थे ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के मानने वाले थे लोग। ठीक है, गेस्टाल्ट जो है एक क्या है, जर्मन शब्द है। यहाँ पे गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी का मतलब क्या है, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णतः या समग्र रूप में लेना। ठीक है, जर्मन वर्ड है गेस्टाल्ट और इसका अर्थ क्या होता है, किसी भी एक आकृति को पूर्णतः या समग्र रूप से लेना और उसके ऊपर काम करना। ठीक है, मतलब टुकड़े टुकड़े में काम ना करके एज ए होल को एक मान करके फिर इस पर काम करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको पता होगा कि कोहलर जो थे इन्होंने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि पूरे एक जो आकृति थी पूरे, यानी एक चिंपैंजी को पूरा ले करके इन्होंने अपने पूरे थ्योरी को प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी में क्या होता है, जब भी वो लेंगे तो पूरे एक किसी चीज़ पे अपने पूरे रिसर्च को बेस्ड रखेंगे। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई भी एक आकृति को पूरे रूप में, समग्र रूप में लेना और उस पर प्रयोग करना। कोहलर, कोफ्ता, लेविन, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, या फिर पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। ओके, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट लगाइए। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, अपने अंदर से एक प्रेरणा, किसी भी व्यक्ति के अंदर से उसकी आंतरिक जो किसी काम को करने के लिए जो प्रेरणा होती है उसको हम लोग कहते हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेटेड मतलब किसी काम को करने के लिए एकदम मोटिवेट होना। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब किसी चीज़ को कोई मोटिवेट करता है या उसको अभिप्रेरित करता है तो उसको सीखने के प्रति जो है उसकी रुचि का विकास करता है। कोई भी जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो क्या करता है, वो कुछ अपने बातों से इस तरह से आपको मोटिवेट करता है कि आप उस काम को करने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाए, यानी आपके अंदर रुचि का विकास हो जाए। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, या फिर वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। इसका आंसर क्या होगा? इसमें पूछ रहा है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबे निबंधों को रटने की क्षमता जो रखता है वो बुद्धिमान नहीं होता है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। अमूर्त रूप से सोचता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर सामने नहीं भी रखी हुई है तो उसके बारे में सोच करके काम कर सकते हैं, तो ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण होता है। नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, ठीक है, और प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, अपने बातों को दूसरे लोगों तक रखने की क्षमता रखता है। तो ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन गलत था तो इसलिए इसमें नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक या अनुभविक? सीखने का क्षेत्र, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? डी नंबर। अनुभव से कुछ हम लोग सीखते हैं, बाकी ये भावात्मक मतलब अपने अंदर की फीलिंग्स या भावना है, तो वो तो उम्र के साथ साथ या आपके परिवेश के साथ साथ आपके अंदर विकसित होती है। आध्यात्मिक, आपका जुड़ाव अगर अध्यात्म से है तो आप उस चीज़ को सीखेंगे, या फिर आप उनसे आध्यात्मिक क्षेत्र से अगर इंस्पायर हैं तो आप उस चीज़ में सीखेंगे। व्यावसायिक, अगर आप व्यापार की दुनिया में जाएंगे तो ही सीखेंगे। बट अनुभविक क्या होता है? किसी भी चीज़ का जब आप अनुभव करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो इसमें से सीखने का क्षेत्र कौन सा है? अनुभविक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह बात का संकेत है कि, किस बात का संकेत है? ऑप्शन ए कह रहा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चा में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, या फिर संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कोई भी काम करने में अगर बच्चा उबने लगता है तो ये किस बात का संकेत है? कि मतलब वो एक ही तरीके से बार बार एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से कर रहा है, इसलिए वो उबाऊ हो जा रहा है, उसमें बोरिंग होने लगता है। ठीक है, तो कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी देखिए, कोई भी काम बच्चे हो या बड़े हो, एक ही काम को बार बार अगर करने लगेंगे तो बोरियत महसूस होने ही लगता है, तो ये गलत नहीं है। सीखने की योग्यता इससे हम नहीं कर सकते। अगर हमारे पढ़ाने के तकनीक में ही अगर कुछ कमियां हैं तो इससे हम बच्चे की योग्यता पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, या फिर ये नहीं कह सकते हैं कि अगर बच्चा उब गया एक ही काम को करते करते तो वो बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, ये तीनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? ऑप्शन देखते हैं। समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्रकल्पना का निर्माण करना, या फिर प्रकल्पना का परीक्षण करना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जब किसी समस्या का समाधान करते हैं तो सबसे पहला चरण हमारा क्या होता है कि जो समस्या है हमारा, उसके प्रति हमारे अंदर जागरूकता हो कि हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो है उसके अंदर जो है जानकारी एकत्र करते हैं। पहले तो इसका देखिए, हम लोग इसके प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं, फिर तार्किक चिंतन करते हैं कि आखिर ये सॉल्व कैसे होगा। उसके बाद फिर तार्किक चिंतन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं जिससे कि हम इस समस्या को समाधान करेंगे उसको एकत्र करेंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल जो चरण होते हैं वैज्ञानिक पद्धति से किसी समस्या को सॉल्व करने का, ये 6 चरण होते हैं। ठीक है,
6 चरण में पहला चरण है हमारा समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, पहले हम उसके प्रति जागरूक ही नहीं होंगे तो फिर समस्या को समाधान कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, या फिर अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं। इसका आंसर क्या होगा सही? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं, जिसके अंदर प्रतिभा है किसी काम को करने की या किसी समस्या को समाधान करने की, तो वो अपने निर्णय को खुद लेने में सक्षम होते हैं, यानी वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है सही सारा। इसमें देखिए और सारा ऑप्शन भी लगता है लगभग सही ही है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, हाँ स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि है तो वो विद्यार्थी ही। कुछ चीज़ें जो उनको जानकारी है बच्चों को, उस पर वो निर्णय लेने में आत्मनिर्भर होंगे, लेकिन हर चीज़ में वो कैपेबल हो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी वो शिक्षक से स्वतंत्र पूर्णतः नहीं होगा, आंशिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है। स्वभाव में अंतर्मुखी होना या फिर अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाना, ये दोनों नहीं होगा। ऑप्शन बी पे भी थोड़ा सा डाउट जाता था, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंशिक पुनर्बलन क्या है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, या फिर पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर हम कोई भी बड़ा समस्या है बच्चों को हल करने के लिए दिए हैं, उससे या फिर उसकी तुलना में एक तो हमने ये बच्चों को पूरा समस्या दे दिया इसको हल करने के लिए, या फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बड़े समस्या को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके फिर एक भाग को करने के लिए कहे और इसके ऊपर उसको पुनर्बलन मतलब थोड़ा सा गाइड किए, फिर ये जब भाग हो गया तो दूसरे भाग पे, तीसरे भाग पे, इस तरह से टुकड़े टुकड़े में करके आंशिक रूप से उसको अगर बल हम लोग देते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। एक बार हम इसको बता दिए इसको करना है इस तरीके से और ये बच्चा करेगा, और एक इस तरीके से देंगे, तो ये वाला जो तरीका होगा ये ज़्यादा प्रभावी होगा। इसको मैं और एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक गणित का सम दिया 2 + 4 × 6 / 5। मैंने इसमें बच्चे को बता दिया कि हाँ इसको सबको सॉल्व करना है, इसको जो भी सिंबल है उस अनुसार से इसको सॉल्व करना है, एक बार बता दिया। या फिर हम बच्चों को इस तरह कहें कि हम लोग अगर बोर्ड मास पढ़े हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले डिवीजन करो, 6/5, सॉरी ये 3 है, 6/3, तो यहाँ आया 2। अब इस 2 को 4 के साथ गुना करो, 4 दूना 8, फिर अब 8 को 2 से जोड़ दो, 10। तो ये हुआ क्या, आंशिक पुनर्बलन। टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा भाग में बांटे, उसके बाद उसको उस पर गाइड किए, ये ज़्यादा प्रभावी होता है। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, ये डिजीज का नाम बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया। देखिए यहाँ पे हिंदी नाम नहीं ना दिया है, इसलिए आपको ये इंग्लिश नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए कैलकुलिया आपको पता है, एलिमिनेशन कीजिए। यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जिस बच्चे के प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया और डिस्ग्राफिया, एक को आपने एलिमिनेट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, क्या कि शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे, तो
शारीरिक रूप से जो असक्षम बच्चे होंगे वो सामान्यतः डिस्ग्राफिया की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने से संबंधित एक डिजीज होता है, राइटिंग से, और इसी कैटेगरी के अंदर जो शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे होते हैं वो भी आते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई हाथ से या पैर से या शारीरिक रूप से किसी तरीके से दिव्यांग है, तो वो कहीं ना कहीं अपने राइटिंग स्किल पे उसको इफ़ेक्ट पड़ेगा। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि एकदम साफ ही नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको थोड़ा और बच्चों की तुलना में कमज़ोर जरूर बनाएगा। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे जो होंगे वो भी डिस्ग्राफिया की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? ऐसे मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है, इसको आप एक बार गूगल जरूर कर लेना। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, या फिर जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। क्या होगा इसका ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, कि एक शिक्षक को जब कोई बच्चा कोई डिबेट में या फिर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, संप्रेषित कर रहा है अपने विचार को, तो वो जो बोल रहा है उसको पूर्णतः बोलने का मौका देना चाहिए। अगर कहीं बीच में त्रुटि हो रही है तो उसको वहाँ पर टोकना नहीं चाहिए। ठीक है, आप पूरा बात सुन लीजिए, पूरा चीज़ उसका ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद फिर जो त्रुटियां हैं उसके बारे में उसको बाद में समझाइए, बताइए। अगर आप बीच में टोक देंगे तो बच्चे अपने विचार को आगे जो और उसके विचार को अभिव्यक्त करना होगा उसमें कहीं ना कहीं वो नर्वस हो जाएंगे और वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो एक शिक्षक के रूप में हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि जब बच्चा कोई अपने विचार को संप्रेषित कर रहा हो या संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उसको ठीक तरीके से सुनना चाहिए, ना कि गलती हुई है तो उसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे करके ही संप्रेषण की कला सीखता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रश्मि परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। ये आपको पूरा सिम्टम्स दिया है कि जब परीक्षा देने के लिए रश्मि जाती है तो उसको उम्मीद रहता है क्या कि A+ ग्रेड लेकर के हम आएंगे, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करती है तो उसको क्या होता है कि बैठती है, एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के साथ साथ ही उसका नर्वसनेस बढ़ जाता है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसकी हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। अब यहाँ पे कह रहा है वह उचित तरीके से उत्तर भी नहीं दे पाती है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। ठीक है, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। फटाफट इसका आंसर लगाइए। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखें तो ये कह रहा है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा सकती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक हम ठीक रहते हैं, बट जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाते हैं, पेपर मिलता है, तो एक फैक्टर काम करता है, एग्ज़ाम प्रेशर। ठीक है, वो एग्ज़ाम प्रेशर का जो है आवेग आता है, संवेगात्मक आवेग, जो इस अकस्मात्मक मतलब इसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का प्रेशर आना, उसका सामना वो नहीं कर सकती। अक्सर बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही होती है, जानते सब कुछ है, तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो एग्ज़ाम के प्रेशर को, वहाँ पर का माहौल जो होता है उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं।
दूसरा ऑप्शन कहता है शायद वो अपनी तैयारी के बारे में बहुत अधिक आत्मविश्वासी नहीं है। नहीं, वो अगर तैयारी में आत्मविश्वासी नहीं होगी तो वो A+ ग्रेड का कैसे इच्छा रख सकती है। शायद वो परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ये हो सकता है, लेकिन इसके सोचने के कारण उसके हाथ पांव ठंडे नहीं हो जाएंगे, नर्वस नहीं हो जाएगी वो, और ये कोई फैक्टर काम नहीं करता। इसका ऑप्शन सही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा ए। अगर ए ऑप्शन नहीं रहता तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सी को लगाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान देते हैं। समवयस्कों और पितृक, जिसको कि हम लोग जीन्स कहते हैं, का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, या फिर सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहला चीज आपको यहां पकड़ना है, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का मतलब होता है कि अपने पेरेंट्स से चाइल्ड में जो गुण आते हैं उसको हम लोग कहते हैं आनुवांशिक गुण। तो बच्चे के डेवलपमेंट में इसका भी रोल इम्पॉर्टेंट होता है। और वातावरण, जो आपके आसपास के परिवेश हैं उससे जो आप सीखते हैं, दोनों का रोल इम्पॉर्टेंट है। बट इसमें अप्रोप्रिएट आंसर देखना है। इसमें यह होता है कि अपने, देखिए यहाँ पे ये 50-50 कह रहा है, इसका डेटा कुछ फिक्स नहीं होता है कि वातावरण से 50-50 सीखेगा। इसका एक लाइन में आप समझिए कि जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ये आपके पेरेंट्स हुए, ये चाइल्ड हुए, जो आपके अंदर जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, इसका मेजरमेंट का कोई यूनिट नहीं होता है। कितना जीन्स आया या कितने गुण आए नहीं आए, इस तरह का कुछ यूनिट नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पे हम ये तो कह सकते हैं वातावरण से चलो 50% आया, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि आनुवांशिकता से 50% आएगा? तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनका जो है समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। दोनों चीज़ें अलग होती है। समवयस्क मतलब क्या हुआ कि अपने हम उम्र के बच्चों के साथ, या फिर जैसे कि हमारे फ्रेंड सर्किल या वातावरण परिवेश से जो हम सीखे वो, और जो हमारा जीन्स से आया, यानी ये हमारे इन्वायरमेंट से, ये हमारे जीन्स से जो आया, ये दोनों चीज़ें अपने अपने लिए अलग क्षेत्र है। जीन से जो गुण आएंगे वो इससे तुलना नहीं किया जा सकता। जो अपने परिवार या ये परिवेश या समवयस्क के साथ, हम उम्र के बच्चों के साथ जो गुण आपके अंदर विकसित होगा वो आपके आनुवांशिकता के गुणों में नहीं आएगा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इन दोनों योगदान को जो है हम लोग योगात्मक नहीं मान सकते। योगात्मक नहीं होता है, दोनों अलग होते हैं। क्लियर है? आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दोनों चीज़ देखिए, एक इधर जीन्स और इधर एक इन्वायरमेंट, इससे जो गुण आएंगे ये भी साथ साथ आपके अंदर डेवलप होंगे, ये भी आपके अंदर साथ साथ। देखिए अपने परिवार से भी आप, अपने माता पिता से भी आपके अंदर जो गुण आते हैं, जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसका भी विकास आपके अंदर निरंतर चलता रहता है। और परिवार, ये वातावरण और परिवेश से भी आपके अंदर जो विकास होता है वो भी निरंतर चलता रहता है। तो ये भी सही है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास आनुवांशिकता जरूरी है। क्लियर है? जो रियल ग्रोथ होगा शरीर का या फिर वो हुआ, वो तो जन्म के समय ही आपके अंदर पेरेंट्स का जीन ट्रांसफर हुआ। तो जो वास्तविक डेवलपमेंट होगा वो आपके आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। और सहज रुझान मतलब कोई चीज़ देखे, उसको सीखे और करने के बाद जो उसका रुझान आएगा, अगर हम कहीं पे चोरी करना सीखे तो उसका रुझान गलत आएगा, तो वो जो सहज रुझान होगा वो हमारे वातावरण से संबंधित है। कुछ अच्छा सीखे अपने वातावरण से तो उसका रुझान अच्छा आएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है।
वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, या फिर वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उनके अंदर जो उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता होती है उसके कारण वे निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, ठीक है, प्रतिभा तो आपके अंदर बहुत है कि आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी संवेदना उच्च स्तरीय है, यानी आप ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कि आपकी जो संवेदना है वो बहुत ऊंची चली गई है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं आप, तो ये आपको गिरा करके नीचे भी ला सकता है। मतलब हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई काम आया, अरे हमको लगता है ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हम कर ही सकते हैं, और उसको हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके नहीं, अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण उसको हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दिया और वो काम खराब हो करके हमारे जो स्तर होंगे उसको ला करके निम्न श्रेणी में रख देगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशन समझ गए होंगे, समावेशन का मतलब संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों को की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, या फिर विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति, देखिए क्या है सूक्ष्माति सूक्ष्म, मतलब इसको तोड़ के पढ़िए, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना, या फिर केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। समावेशन, विद्यालय में समावेशन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, किस चीज़ पे केंद्रित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी छोटे से छोटे प्रावधान बना करके उनको भी मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है। निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को सिर्फ पूरा करेंगे तो जो योग्य बच्चे होंगे वो कहाँ जाएंगे? तो फिर तो वो कक्षा में बेकार के बैठे हैं। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर बल, लेकिन ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सारे बच्चों को एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा देना, लेकिन जो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे हैं जिनको विशिष्ट प्रावधान की जरूरत है उनके लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों का भी निर्माण करेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता, संज्ञान भावना, या फिर तनाव विलोपन? फटाफट इसका आंसर लगाइए। परीक्षा में तनाव होता है वो निष्पत्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। ये किस प्रकार के संबंध को प्रदर्शित करता है? यहाँ पे इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तनाव, देखिए कहीं ना कहीं आप अगर स्ट्रेस फील करते हैं तो उसके पीछे आपका जो तनाव जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी जो भावना होती है उससे जुड़ी होती है। तनाव आपके भावना पे निर्भर करता है, ठीक है। अगर प्रत्यक्ष रूप से आपके भावना और किसी भी तरह का जो विषय है उस पर अगर संज्ञान लेने की क्षमता को प्रभावित करता है तो वो समझिए कि तनाव के कारण हो रहा है। अगर जब हम लोग मानसिक रूप से तनाव में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो उस समय देखिएगा अक्सर किसी भी चीज़ को करने की या फिर किसी भी काम को निर्णय करने का जो निर्णय लेने का जो क्षमता होता है उसको प्रभावित करता है उस, ठीक है। तो इसी तरीके से परीक्षा में अगर आप तनाव में आ गए तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी उसको वो प्रभावित करेगा। प्रभावित क्या करेगा, कहिए कि कम करेगा, ठीक है। तो तनाव प्रत्यक्ष रूप से जो है डायरेक्टली, तनाव जो है डायरेक्टली जो है आपके
जो प्रोडक्टिविटी होगी उसको प्रभावित करेगा, आपकी जो निष्पत्ति होगी उसको प्रभावित करता है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, संज्ञान और भावना, ये इन दोनों का संबंध स्पष्ट इसमें करता है। क्लियर है? ओके, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।